बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो हुकूमत अपनी हठधर्मी पर कायम है और मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट से जंग लड़ने के मूड में है। इस सब के अंदर पार्लियामेंट का सहारा भी लिया गया है। मजीद अभी बहुत से हथियार हैं जो सामने लाए जाएंगे, लेकिन इस सब के अंदर अब बहुत बड़े सांप का सर कुचल दिया गया है और बाजी जो है वो यूं लग रहा है कि इमरान खान के हक में इस वक्त पलट दी गई है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस में एक मशकूक शख्स की एंट्री हुई है। और वजीर आजम हाउस, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हसास तरीन मकामात में से एक है और पाकिस्तान के सरबराह, हुकूमत का जो सरबराह है, उसकी रिहाइश गाह और उसके दफ्तर में किस तरह कोई मशकूक शख्स दाखिल हो सकता है, इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। स्पेशली ये एक ऐसे वक्त पे खबर आई है कि कल ही तो आपका कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, आपके पूरे मुल्क की सिविल मिलिट्री लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, नेवी चीफ, ज्वाइंट चीफ, DGISI, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB के चीफ, मिलिट्री ऑपरेशंस के DG, सारे वजीर, सब लोग वहां पर मौजूद थे। इस सब के अंदर बहुत से कंसर्न्स जो हैं वो भी रेज हो चुके हैं। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। तीन बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हुकूमती जराए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी इदारे को अब तक रकम मौसूल ना होने की तस्दीक की है। उधर हुकूमती जराए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक्तसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास शेड्यूल नहीं। ताहम वजीर आजम के पास सर्कुलेशन समरी से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन मौजूद है। वजीर आजम ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांग रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 10 अप्रैल तक फंड्स इलेक्शन कमीशन को देने के अहकामात दे रखे हैं। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की 47 अरब की डिमांड में से 15 अरब की मंजूरी दी थी, जो जनरल इलेक्शन के लिए नहीं थे। अब ये एक जानिब एक बड़ी डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि यह बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब की इलेक्शन हो नहीं सकते। और इन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर गौर हुआ। जब उनसे यह सवाल पूछा गया, इस पर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने से तो गुरेज किया। ताहम वजीर दाखिला ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं तो फिर किस फैसले की तायीद और किस फैसले की पैरवी की जाए। अगर कोई शक शुबा था भी तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली फैसला दिया है और सारी बात वाज़ेह हो चुकी है। जिस नोटिस पर चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है। अब फैसले का कोई वजूद नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला अकलियती है, इस फैसले पर अमल नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। अकलियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। यह बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन हो नहीं सकते। अब यह एक बड़ी मैं समझता हूं गंभीर सी बात राणा सनाउल्लाह साहब ने कर दी। और वैसे ये पंजाब के अंदर इतना रूल किया, पंजाब पुलिस को आपने हर तरह से इस्तेमाल किया और अब आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं। भाई जंग लड़नी है, उन्होंने सिक्योरिटी करनी है। सिक्योरिटी तो नॉर्मली देखें, चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि आपकी रिजर्व फौज होती है, दीगर आपकी एयरफोर्स है, नेवी है, कॉम्बैट, कोई इस तरह कॉम्बैट ट्रेनिंग तो आपको चाहिए नहीं, कोई जंग तो लड़नी नहीं है, आपने बस स्टेशन के बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी करनी है। और इस सब के अंदर ये बहुत से क्वेश्चंस भी रेज कर देता है। इनकी नीयत का मसला है, मसला सारा नीयत का फितूर है। लेकिन अब आप देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो सांप था ना, वो नाज़रीन कराम ये था जिसका सर कुचला गया है, वो था जो पार्लियामेंट से इन्होंने कानून साजी करवाई है। और सदर मुमलिकत के पास इन्होंने बिल तो भेज दिया, लेकिन सदर मुमलिकत वो बिल रखे बैठे हुए थे। अब यहां पर एक नुक्ता यह है कि सदर मुमलिकत ने इन दिनों में आराम से बैठने का फैसला नहीं किया। वो आईनी और कानूनी माहिरीन से लगातार एक एक नुक्ता, एक एक हर्फ और एक एक डॉट जो है इवन उस बिल का, उसके ऊपर बड़ा तफसीली गौर किया गया। ये मेरे पास खबर पहुंची है कि इतने उसके ऊपर केयरफुल कंसिडरेशंस की गई। और उसके बाद अब सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 191 जो है उसका डंडा भी चला दिया हुआ है। आर्टिकल 191 क्या है वो भी आपको बता देता हूं। और सदर मुमलिकत ने अब जो इकदाम उठाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2000
2023 को नजर-ए-सानी के लिए वापस भेज दिया है। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बिल जो है ये आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजर-ए-सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा है। सदर ने कहा है कि बादिउन नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए इसे वापस करना मुनासिब है। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। मुजव्वजा बिल आर्टिकल 184/3 आर्टिकल 184/3 अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। मुजव्वजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करता है। यानी ये जो अज खुद नोटिस है ये बेसिकली उस केस में आता है। सदर मुमलिकत ने सवाल उठाया कि यह ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, बड़ी अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा, सदर मुमलिकत ने यह कहा है कि चले ठीक है 3 टॉप मोस्ट जजेस जो हैं वो बेंच बनाए, सारा कुछ कर ले, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है या नहीं, यह सवाल है। इन्होंने बिल पास किया है, अगर इन्हें यह करना है तो इन्हें आइन में तरमीम करनी होगी, जो कि यह कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। उनका कहना था कि तस्लीम शुदा कानून तो यह है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। यानी कोई आइन के अंदर अगर कोई दफा है, उस दफा को तरमीम के जरिए बदला नहीं जा सकता नॉर्मल कानून साजी से, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होती है। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी उसूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्सिमा है जिसके इर्द गिर्द सारा कानून बनना है। सदर मुमलिकत का कहना था कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। यानी ये इख्तियार कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात कैसे चलने हैं, ये आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 पर साल 1980 से अमल दरामद किया जा रहा है, इसलिए जांचशुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आजादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकते हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि रियासत के 3 सुतूनों के दायरा इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ने कर दी हुई है। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अदलिया की आजादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन से ही अखज़ शुदा है। तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने यह बड़ा वाज़ेह किया, और आर्टिकल 191 जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हवाले से, और वो कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो तरीकाकार है, जो अपना प्रैक्टिस और प्रोसीजर है, जो एक लाया अमल है, किस तरह से चीजें चलनी है, सुप्रीम कोर्ट वो खुद बनाए। अब यहां पर नाज़रीन कराम कहा यह जा रहा है कि इस इकदाम के बाद, मैं आता हूं वजीर आजम हाउस में जो मशकूक बंदा पकड़ा गया उस पर भी, अब यहां पर कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस के पास अब 10 दिन बाकी हैं। सदर ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। अब पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में इसे पास कर सकती है और सदर दस्तखत करें या ना करें, बिल 10 दिन के बाद कानून बन सकता है। यानी जैसे ही ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे उसके 10 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद हुकूमत 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, और यहां दिलचस्प सूरत हाल होगी क्योंकि नए कानून के तहत अपील के लिए बेंच चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील देगी जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक होंगे। लेकिन अगर यह कानून चैलेंज हो जाता है तो फिर भी इस पर समाअत के लिए बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी करेगी और एक मर्तबा फिर चीफ जस्टिस बेबस नजर आ सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शायद यह लग रहा है कि 20 अप्रैल के बाद चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच ना बना सकें। लेकिन इस सब में इख्तियारात जो हैं उनके अंदर चीजें आ सकती हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के पास एक ऑप्शन जरूर होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से नए कानून पर स्टे ले लिया जाए, और मुमकिन है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन तैयार कर रही हो ताकि इस कानून के ऊपर स्टे ऑर्डर लेके मजीद चीजों को डिले किया जा सके, क्योंकि सदर मुमलिकत ने वो किरदार अदा कर दिया है जितना वो अदा कर सकते थे। उन्होंने अपना
अपने हिस्से का जो काम है वो कर दिया है और अपने हिस्से की जो कार्रवाई है सदर मुमलिकत ने वो कर दिया है। और इस सब के अंदर सूरत हाल से वाज़े ये हो रहा है कि अगर ये स्टे नहीं होता तो 20 अप्रैल के बाद चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच नहीं बना सकेंगे। और इस सब के अंदर नया कानून ही क्यों ना हो, और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक इस मामले पर फुल कोर्ट बना देंगे और नया कानून मुस्तरद भी हो गया तो कभी इम्कान है कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात का अज खुद तयन कर दे। तो यह भी एक बहुत बड़ी बीच में कार्रवाई हो सकती है। इसमें मामला क्या है, बेसिक आप समझें कि यह हो सकता है यह कानून मुस्तरद हो जाए और यह कानून कलदम हो जाए, लेकिन इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक जो कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस में आते हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो फुल कोर्ट बना के चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात खुद ही कर ले। लेकिन यहां पर जाहिर बात है कि इस कानून पर स्टे भी हो सकता है, यह कानून आइन के साथ मुतसादिम भी हो रहा है और इस सब में आईनी तरमीम की जरूरत भी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो बड़ी खबर है वो यह भी है कि वजीर आजम हाउस में दाखिल होने वाले एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक मशकूक शख्स 3 रोज कबल मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वजीर आजम हाउस में दाखिल हुआ, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। जराये का कहना है कि सीटीडी ने मशकूक शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया और यह शख्स खुद को अफगानिस्तान का रिहायशी बताता है। जराये के मुताबिक सीटीडी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की मुल्जिम से तहकीकात जारी हैं और जबकि मशकूक शख्स वजीर आजम हाउस में दाखिल कैसे हो गया, इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे अभी तक खोज लगाने में मसरूफ हैं। यह कौन सा रास्ता है, कैसे होता हुआ गया, यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आई पर्सनली थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इससे बड़ा कंसर्न जो है वो नहीं हो सकता सिक्योरिटी के ऊपर। जाहिर बात है एक बड़ा हसास मकाम है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क से दहशतगर्दी के इफरीत को खत्म करे और इस चीज के ऊपर मजीद सिक्योरिटी बीफ अप कर देनी चाहिए। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस है, साथ सुप्रीम कोर्ट है, साथ पार्लियामेंट, सारे एरिया की, और मजीद चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। जहां पे लूप होल्स हैं, जिसकी गलती है उसका तदारुक किया जाए। और वहीं दूसरी जानिब आपके सामने मैंने रख दिया कि सदर मुमलिकत ने अपना किरदार अदा कर दिया है, लेकिन इसमें अभी तक वो मुकम्मल खतरा नहीं टला। लेकिन जाहिर बात है फिलहाल आप कह लें कि सांप का जो सर है वो सदर मुमलिकत ने कुचल दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।